नमस्कार। आज हम ऋग्वेद की तारीख के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद की तारीख आमतौर पर ईसा से 1200 साल पहले यानी आज से करीब-करीब 3200 साल पहले बताई जाती है। यह मैक्समूलर के द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैक्समूलर ने बाद में स्वयं अपने उस अनुमान का खंडन किया था। हम जानते हैं कि यह तारीख गलत है, परंतु इसके लिए हम किसी भी प्रकार का दोष मैक्स मूलर पर आरोपित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि जिस समय मैक्स मूलर ने यह लिखा था, उस समय कोई भी पुरातात्विक तारीख, खुदाइयां इत्यादि नहीं हुई थी। हमारे पास उस पूरे क्षेत्र से कोई भी वैज्ञानिक तारीख, रेडियो कार्बन डेट और पुरातात्विक साक्ष्य उपस्थित नहीं थे। इसलिए जो भी तारीख दी जाती वह बिल्कुल हवा में होती। कोई व्यक्ति उस समय 50,000 साल बोल सकता था, बोल भी रहे थे बहुत लोग, 1,00,000 साल अक्सरहां भगवान रामचंद्र जी का समय कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ढेर सारे रेडियो कार्बन 14 डेट मिल चुके हैं और अनेक जगहों पर खुदाइयां हो चुकी हैं तथा अनेक प्रकार के आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिल चुके हैं। तो अगर हमें ऋग्वेद की तारीख को ढूंढना है तो हमें यह स्वयं ऋग्वेद के अंदर से ही करना होगा, अर्थात उसमें जो बातें वर्णित हैं उनको मिलाकर देखना होगा कि इंडियन आर्कियोलॉजी में वे बातें कब मिलती हैं, वो चीजें कब मिलती हैं। इस प्रकार से काम हो सकता है और इस विधि को मैंने निकाला था आज से करीब 10 साल पहले। अनेक लेक्चर भी दिए थे इस पर, एक किताब भी लिखी। उसी विधि के आधार पर मैंने डॉक्टर सरोज बाला को महाभारत की तिथि निर्धारण में भी मदद की थी तथा रामायण की तिथि स्थापना में भी मदद की थी। और आज हम संक्षेप में देखेंगे कि वह विधि क्या है और उसके द्वारा हम कैसे तुरंत बिल्कुल एक्यूरेट ऋग्वेद का काल निर्धारण कर सकते हैं। तो हम इस विधि का उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से मैंने किया है। ये डॉक्टर सरोज बाला के व्याख्यान के एक अंश को मैं उद्धृत करता हूं, उससे इस विधि का पता चलेगा। अब बस मैं इस पे कंक्लूड करूंगी। महाभारत में कई प्लांट्स के रेफरेंस हैं, तो मैंने प्रेमेंद्र प्रियदर्शी से कहा कि ये लिस्ट है प्लांट्स की, यहाँ यहाँ इस प्लांट का नाम है, आप मुझे इनकी कार्बन डेटिंग पैलियोलिथ्स के या उससे मुझे इनकी कार्बन डेट दीजिए कि ये कब इंडिया में मिलते थे। बस ये कंक्लूडिंग है। उन्होंने बताया कि महाभारत में वेतस या विलो या सैलिक्स प्लांट का रेफरेंस है, बद्रिका आश्रम जो बद्रीनाथ द्वैत फॉरेस्ट में, और ये 3000 बीसी में तक ये था इंडिया में। उसके बाद ये वैनिश हो गया बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर। तो ये प्लांट का रेफरेंस इंडिकेट करता है कि 3000 बीसी से किसी समय पहले ये होगा, क्योंकि एक ही दो जगह इसका रेफरेंस है और कहीं भी ये प्लांट महाभारत पूरी में रेफरेंस नहीं। कदली, कमाल की बात ये कदली बनाना होता है केला। अब कदली का अर्लीस्ट एविडेंस ये इंडस सरस्वती रीजन में 3300 बीसी का मिलता है। तो महाभारत की वॉर की डेट 3300 बीसी के बाद ही तो आएगी अगर वो कदली को रेफर करता है। इसी तरह तिल, महाभारत में तिल रेफर है। हड़प्पा में C14 डेट्स के अर्लीस्ट तिल 3500 बीसी के मिले और आज तक चल रहे हैं। तो इसलिए महाभारत जो है 3500 बीसी के बाद होनी चाहिए, उससे पहले कैसे हुई। फिर आंवला का रेफरेंस है, आंवला 3500 बीसी पुराना झूसी से मिला और आज तक चल रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है, हम सब जानते हैं कि पांडवों को लाख का पैलेस लाक्षागृह में भेज दिया गया ताकि जला के मार दिया जाए। तो इसका मतलब लाख थी तब जोड़ने वाली वैक्स, और वो लाख अर्लीस्ट कार्बन डेटिंग हमें 4000 से मिलता है। कांसे का रेफरेंस है,
कहां से 4000 बीसी मिल गया? इसलिए 4000 बीसी से पहले महाभारत हो नहीं सकती, और बाद में उसका कोई स्काई व्यू या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसको कोरिलेट नहीं करती, और उसकी सारी जो एविडेंस है उसको 3000 बीसी के आसपास प्लेस। और उस किताब में मैंने एक चैप्टर महाभारत की डेटिंग की अपनी विधि, जो पेड़ पौधों के आधार पर है और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर है, वह मैंने दी है। और डॉक्टर सरोज बाला की यह किताब भी उपलब्ध है। इसी तरह की विधि का उपयोग करते हुए मैंने एक किताब लिखी है, इन क्वेस्ट ऑफ द डेट्स ऑफ द वेदास, 2014 में पब्लिश हुई है, और उसके द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट डेट ऋग्वेद का निर्धारित हो जाता है तथा इसमें कोई भी अपवाद नहीं पाया जाता है। यह किताब अमेजन पर उपलब्ध है। यह 450 पेज की किताब है। इसका कुछ प्रीव्यू भी अमेजन पर फ्री प्रीव्यू उपलब्ध है, और गूगल बुक्स पर भी इसका फ्री प्रीव्यू उपलब्ध है। तो सर्वप्रथम हम कुछ बहुत ही सामान्य चीजों के बारे में यह चेक करें कि वे चीजें ऋग्वेद संहिता में कौन कौन सी चीजें मेंशन्ड हैं, वर्णित हैं, और कौन कौन सी चीजें वर्णित नहीं हैं। तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद संहिता में जौ यानी बार्ली, तांबा, ऊन और कच्ची ईंटों की चर्चा है। लेकिन हम ऋग्वेद संहिता में चावल यानी व्रीहि, गोधूम यानी व्हीट, और कपास, ईंट यानी इष्टक, बर्न्ट ब्रिक, आयरन जिसे ब्लैक मेटल के नाम से जाना जाता था यजुर्वेद में, कदली, आम, ये कुछ बहुत ही सामान्य कॉमन चीजें हैं और इनकी चर्चा हम नहीं पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हमें भारतीय आर्कियोलॉजी से वह कालखंड ढूंढना होगा जिसमें ये चीजें उपस्थित हैं। बाईं तरफ वाली चीजें जैसे बार्ली, कॉपर, वूल, मड ब्रिक। दूसरी तरफ राइस, व्हीट, कॉटन, पकी ईंटें, लोहा, केला और आम अनुपस्थित हैं। तो यह खंड हमें मेहरगढ़ पीरियड में मिलता है, मेहरगढ़ पीरियड 1। इसमें यह मैं बता दूं कि ऋग्वेद संहिता में जो चीजें अनुपस्थित हैं, जिनके मैंने नाम लिए, इनमें कई चीजों के बारे में शोध करके निकोलस कजानास ने अपनी किताब में लिखा है। इन चीजों में जो वे बताते हैं, चावल, गेहूं, कपास और पकी ईंटें, ये हैं। आयरन के बारे में, लोहा के बारे में अन्य अनेक विद्वान काफी पहले से शोध करके बता रहे हैं कि ऋग्वेद में लोहा अनुपस्थित था। अब अगर हम 1200 ईस्वी में यह माने कि ऋग्वेद संहिता की रचना हुई, तो 1200 ईस्वी में सिंधु घाटी क्षेत्र में चावल की खेती के भी प्रमाण हैं। गेहूं की खेती तो होती ही होती थी। कॉटन, कपास की खेती होती थी। पक्की ईंटें उसके बहुत कई हजार साल पहले से वहां उपस्थित थी, तथा लोहा भी उस समय तक आ गया था। बल्कि लोहा की उपस्थिति हम 2500 बीसी से ही, यानी आज से करीब 4500 साल पहले से ही पाते हैं, जिसके बारे में कई विद्वानों ने लिखा है। लेकिन अन्य विद्वान जो अधिक अध्ययन नहीं करते और पुरानी बातों को ही रिपीट करते जाते हैं, वे इससे इनकार करते हैं। में निश्चित रूप से ऐसी अवस्था थी, जबकि हमें
बार्ली के, जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। बढ़िया कल्टीवेशन होता था, 6 रोड बार्ली का होता था, जबकि गेहूं के कुछ ही दाने पाए गए हैं, जैसा कि हम जारिज की रिपोर्ट में पाते हैं। चावल बिल्कुल नहीं पाया गया है, और चावल उस क्षेत्र में करीब करीब मेहरगढ़ के जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, यानी 8000 9000 बीसी से लेकर करीब करीब 6000 बीसी के बीच के कालखंड में चावल नहीं पाया जाता है। लेकिन उसके बाद के पीरियड में भिराना में अथवा उस क्षेत्र में, सरस्वती सिंधु क्षेत्र में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। परंतु मेहरगढ़ पीरियड 1 में बार्ली होता था, उसी कालखंड में उत्तर प्रदेश में और विंध्य क्षेत्र में चावल की खेती शुरू हो गई थी, और असम में भी चावल की खेती के प्रमाण करीब करीब 7000 बीसी के आसपास के मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्षेत्र में ऋग्वेद लिखा जा रहा था और जिस क्षेत्र में चावल की खेती होती थी पूर्वी क्षेत्रों में, इन दोनों के वातावरण में, क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस था। हम बाद के क्लाइमेट चेंज की स्टडीज से, क्लाइमेट चेंज के अध्ययन से यह पाते हैं कि ऋग्वेद का जो हम कालखंड ले रहे हैं मेहरगढ़ का, यानी कि करीब करीब 9000 बीसी से 6000 बीसी तक का, उस अवधि में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रबल था, और अरब सागर का मानसून बहुत ही कमजोर था। इसलिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान इत्यादि क्षेत्र में पानी कम पड़ने से सूखे की स्थिति रहती थी और धान की खेती संभव नहीं थी। ये है, ये मेरी किताब इन क्वेस्ट ऑफ द डेट्स ऑफ द वेदास के पेज 40 पर देखें कि कॉपर उपस्थित था ऋग्वेद में, जिसकी चर्चा चौथे मंडल के 27वें सूक्त के पहले मंत्र में है। और हम कॉपर को मोलहेरात के रिपोर्ट में भी पाते हैं कि उसी समय में वहां कॉपर मिला था। हालांकि इस बात से ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार मोलहेरात के पब्लिश्ड आर्टिकल से वाकिफ नहीं है। ये रिपोर्ट है एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का, जो उन्होंने 2002 में मेहरगढ़ आकर उसके उत्खनन से प्राप्त चीजों की समीक्षा करके और उन्होंने लिखा था, और इसकी बड़ी सघन वैज्ञानिक जांच की गई थी कि एक ही लाश में इन्हें एक माला मिली थी जिसके अंदर धागा था, कपास का धागा था, कॉटन फाइबर था, उससे बना हुआ बटा हुआ धागा था, और उसको कॉपर की बीड के अंदर से घुसाया गया था और उसे बड़े ही हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। इसकी तारीख 2002 में जब वे अध्ययन कर रहे थे, उस समय 6th मिलेनियम यानी 5500 6000 साल के करीब उन्होंने रखी थी। किंतु बाद में इसका और अधिक कैलिब्रेशन करने के बाद ये पता चला कि इसकी तारीख 6000 बीसी से थोड़ा पहले की हो सकती है। अब यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जारेज, जिन्होंने मेहरगढ़ का उत्खनन किया था, उन्होंने भी यह बताया कि मेहरगढ़ में पीरियड 1 के अंत में ही अर्ली कॉपर एज आ गया था, और इसलिए हम ऋग्वेद में कॉपर की चर्चा पाते हैं, तांबे की चर्चा पाते हैं। परंतु कपास के कल्टीवेशन के लायक वह वातावरण नहीं था, और
उस जगह हम यह पाते हैं कि कपास का इस फाइबर के अलावे और कोई प्रमाण नहीं मिला है। रहे होंगे कपड़े जो बहुत ही धनी लोग पहनते होंगे, सूती कपड़े, और उनकी संख्या बहुत ही कम रही होगी तथा यह विनाशवान चीज होने के कारण वे नष्ट हो गए होंगे कालांतर में, परंतु वे पॉपुलर नहीं थे। और पॉपुलर वस्त्र उस समय मेहरगढ़ काल में ऊन ही था, ऐसा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में निकला है। और ऋग्वेद में भी हम ऊन के ही वस्त्रों की चर्चा पाते हैं। यह संभवतः इस वजह से रहा हो कि उस समय वातावरण थोड़ा ठंडा रहा हो और इसलिए ऊन ठीक रहा हो, और बाद में जब गर्म हो गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल में जब गर्मी काफी बढ़ गई थी, उमस बढ़ गई थी, तो उस समय कॉटन ज्यादा सुटेबल था और लोग ऊन छोड़कर कॉटन के कपड़े पहनने लगे थे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केला का हमारे देश में आज बहुत प्राधान्य है, और हर पूजा या यज्ञ वगैरह में केला के फल अर्पित किए जाते हैं। परंतु ऋग्वेद में केला की कहीं भी चर्चा नहीं है, और इसका कारण स्पष्ट है कि केला का उदय दक्षिण भारत तथा तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल, असम एवं साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, जिसकी वन्य प्रजातियां वहां होती थीं, जिनसे बाद में कल्टीवेट करके और जिनसे हमने फल उपजाना शुरू किया। लेकिन ये फल करीब करीब 3300 बीसी तक इंडस वैली नहीं पहुंचे थे। ऋग्वेद जिस समय रचित हो रहा था उस समय केला वहां उपस्थित नहीं था, अन्यथा इसकी चर्चा अवश्य होती। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में केले के पत्ते पर लोग खाना भी खाते हैं, तो उस रूप में ही चर्चा होती, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि 3300 बीसी के पहले ही ऋग्वेद का समय रखना होगा। डोरियन फुलर ने इस विषय पर अपना शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें केला के कल्टीवेशन पर प्रकाश डाला है। डोरियन फुलर अपने शोध पत्र में यह बताते हैं कि मूसा यानी केला का जो पुरानी वैरायटी थी, उसका प्रमाण फाइटोलिथ के रूप में कोट दीजी से मिला है। कोट दीजी जो है उसकी तारीख ये लेट 3rd टू अर्ली 2nd मिलेनियम बीसी, यानी कि 2500 से करीब करीब 1900 बीसी मानते हैं। डोरियन फुलर अपने रिसर्च में कोट दीजी की जो तारीख बताते हैं मंडेला के शोध ग्रंथ का हवाला देते हुए, उसमें वे इसे 2500 से 1900 बीसी मूसा की तारीख, यानी ये जो है केले की तारीख, ये बताते हैं। तो हम यहाँ यह एक रिसर्च पब्लिकेशन में यह देख सकते हैं कि फुलर ने कोट दीजी की तारीख जो 2500 बीसी बताई है, 2500 से 1900 बीसी या 2000 बीसी, वह सही नहीं है, बल्कि इसका एक्यूरेट कैलिब्रेशन करके निकाला गया है, और यह 3400 बीसी और एक दूसरे सैंपल में 2960 बीसी, यानी कि करीब करीब 3000 बीसी, तो इसको अवश्य मानना चाहिए। 3400 तक इसको मानना चाहिए। और ये आर्टिकल है रेडियोकार्बन डेटिंग एंड द इंडस सिविलाइजेशन, कैलिब्रेशन एंड क्रोनोलॉजी बाय रॉबर्ट एच ब्रनसिंग। तो इस प्रकार केला की ऋग्वेद में अनुपस्थिति के प्रमाण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद कम से कम 3000 बीसी से अधिक पुराना तो है ही।
फिर इसी में हम अन्य प्रमाणों को अगर जोड़ते जाएं, जैसे कपास की अनुपस्थिति, पके हुए ईंटों की अनुपस्थिति, चूंकि पकी हुई ईंटें करीब करीब 5500 बीसी के बाद आने लगती हैं, काफी संख्या मात्रा में। उसके पहले पकी ईंटों का प्रयोग नहीं होता था और मेहरगढ़ में जो मकान बनते थे वे कच्ची ईंटों के बनते थे, यानी मिट्टी की दीवारें होती थी। तो इस वजह से हम ऋग्वेद का एक्यूरेट डेट करीब करीब 8000 से 6000 बीसी निर्धारित कर सकते हैं। अन्य प्रमाण पेड़ पौधों के आधार पर भी हैं। बहुत ढेर सारे वृक्ष जो उल्लिखित हैं वो बाद में नहीं होते थे उस क्षेत्र में, जैसे वेतस का उल्लेख ऋग्वेद में है, और वेतस उस क्षेत्र में कॉन्स्टेंटिनी ने यह बताया अपने एक्सकैवेशन करके, आर्कियोबोटानिकल स्टडी करके, कि वेतस उस क्षेत्र में यानी विलो एक्सटिंक्ट हो गया 3000 बीसी में। उसके बाद वह उस क्षेत्र में नहीं उगता है। इसका मतलब हुआ कि यह तारीख पहले जानी चाहिए। 1200 में अगर 1200 बीसी में अगर ऋग्वेद की रचना होती तो उसमें वेतस नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उस समय तक इसका एक्सटिंक्शन हो गया, इस पौधे, इस पेड़ का उस क्षेत्र से। इसी प्रकार सैकड़ों वृक्षों तथा अनेक जानवरों का प्रेजेंस या एब्सेंस का अध्ययन करके जो डेट निकलता है वह 6000 से 8000 बीसी या और पहले तक 9000 10000 बीसी तक जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।